everyone, good evening. Welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Tanvi Bajpayee और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे गेट के PYQs की प्रैक्टिस। जैसे कि आपको पता होगा हमने अभी तक काफ़ी गेट की प्रैक्टिस करी है। वी हैव डन PYQs अर्लियर एज वेल। हमने 5 पार्ट्स में करे थे। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी करे हैं, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी क्लासेस भी करी हैं। सो आई होप आपने वो सब देखी होंगी। इन केस यू हैव मिस्ड इट आउट, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. इट विल बी हाईली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग गेट एग्जाम. ओके, सो अभी हम लोग जो करने वाले हैं PYQs, ये 2 क्लासेस में आपके बटेगा, जिसमें हम करेंगे 21, 22, 2023 एंड 2024 के PYQs. इससे आपकी जो प्रैक्टिस है गेट की वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सो बिफोर वी बिगिन, जैसे कि आपको पता है कि पावर विद इन साइकोलॉजी इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स. सो इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्सेज, बुक स्टोर और करियर काउंसलिंग सेशंस, आप जाके हमारी साइट देख सकते हैं. वी ऑल्सो प्रोवाइड टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स दैट यू कैन हैव अ लुक एट द वेबसाइट. चलिए, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, CUET PG का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है. इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल. ये नंबर है, आप हमारी सपोर्ट टीम से रीच आउट कर सकते हैं इन केस यू विश टू ज्वाइन. देन वी हैव द रिसोर्सेज. ये Amazon और हमारी साइट दोनों पे ही अवेलेबल है. और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्टिकुलर नंबर. ये पास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद गेट की PYQs की प्रैक्टिस. बट उससे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हम समझेंगे ताकि ये आपके एग्जाम में हेल्प करे. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. गेट में टारगेट ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को किया जाता है. बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्रक्स, वो आपको हेल्प करेगा इन अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस एज वेल. फिर आपको समझना है कि MCQs अटेम्प्ट कैसे करे जाए और MSQs जिसमें आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक से अधिक आपके सही उत्तर होते हैं. यू हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन सेलेक्टिंग दोज आंसर्स. यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जो भी आप आंसर करें वहाँ पे आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है ताकि आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में लूज ना हो. इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल तरीके से पहले भी बात करी है, बट दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेम. PYQs प्रैक्टिस जो है ये एक तरीके से आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न रहता है गेट में. एंड रिविजन तो हमको पता ही है, कोई भी एग्जाम हो रिविजन इज द की. सो कीप रिवाइजिंग दी कॉन्सेप्ट्स. वापस से आप करते रहिए ताकि जो बेसिक्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि आपके जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आए वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए. ओके, so I hope you understood this, and now let's get started with the questions. I again welcome you all to the YouTube session, and now let's get started with our first question. पहला क्वेश्चन क्या है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रही हूँ, and then we'll go ahead and answer. You had been driving a car with a manual gear for 5 years. Recently, you started driving a new car with an auto gear. If you are having any trouble, it is most likely due to dash. यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है. So, we know we have done this in 10 most expected topics as well. ये क्या है, ये है आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. क्लियरली ये जैसे मैंने अभी आपको बताया एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज व्हाट. ये क्लियरली एक एग्जाम्पल है उसी पर्टिकुलर टाइप का. यहाँ पे जो प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरफेयर करती है विद लर्निंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या है, प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन जो मैनुअल कार से हैबिट है आपकी वो, और नई इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी जो ऑटोमेटिक गियर वाली कार है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट. Next, we have which of the following dimensions are related to Fiedler's contingency model of leadership effectiveness. ये वाला मॉडल जो है ये हमने वापस से बहुत ही डिटेल्ड तरीके से करा है. So in case you have missed those 10 topics, please have a look at it. It will be highly helpful for you.
यहाँ पे कौन से जो कंपोनेंट्स हैं या डायमेंशंस हैं फीडलर की कंटिंजेंसी मॉडल में आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है इज इट लीडर मेंबर रिलेशनशिप, लीडर्स पोजीशन पावर, लीडर्स पर्सनल पावर और इंडिविजुअल कंसिडरेशन। अगर हम फीडलर की कंटिंजेंसी मॉडल की बात करें तो वहां पे आता है आपका लीडर मेंबर रिलेशन, लीडर पोजीशन पावर, क्लियरली राइट, एब्सोल्युटली। फीडलर की कंटिंजेंसी मॉडल को हमने जब पढ़ा था तो हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ा था, तो वो हमको करना है। ओके चलिए, देन वी हैव व्हाट, also please let me know in case you want the PDF of this particular session, kindly let me know in the comment box, फिर आपको PDF भी शेयर कर देंगे। According to Kohlberg's theory of moral development, at which level individuals judge morality in terms of abstract principles? तो यहाँ पे आपका abstract principles कीवर्ड है। I always say कि try to identify keywords। ये पता है हमको कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी यूनिट हो, अगर हमको कीवर्ड्स पता है तो उससे हमारा आंसर सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, तो क्लियरली दे आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये कोलबर्ग की जो मोरालिटी है उसमें जब हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तब इंडिविजुअल्स एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में समझ पाते हैं मोरालिटी को। Which of the following is not a behavior therapy technique? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक नहीं है, बताइए। फ्लडिंग, काउंटर ट्रांसफरेंस, काउंटर कंडीशनिंग और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो हमको पता है फ्लडिंग, जिसमें हमारा रियल लाइफ एक्सपोजर होता है किसको, जो फियर्ड स्टिमुलस है उसको, वो फ्लडिंग है। अगर इमेजिनल होता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी, वो बिहेवियर टेक्निक है एब्सोल्युटली। देन वी हैव सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी किस में आता है, बिहेवियर टेक्निक में आता है। देन वी हैव काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग इज अगेन अ फॉर्म ऑफ व्हाट, अगेन अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी टेक्निक। जब हम बात करते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस की, ये फ्रॉइड की थ्योरी में आता है, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव में आ जाता है ये, जहाँ पे कहते हैं जब थेरेपिस्ट को फीलिंग्स ऑफ लव और हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाती हैं टुवर्ड्स द क्लाइंट, दैट इज योर काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में क्लाइंट को अपने थेरेपिस्ट के लिए फीलिंग्स ऑफ लव और हॉस्टिलिटी, जो भी फीलिंग्स एक सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल के लिए थी वो थेरेपिस्ट के टुवर्ड्स डायरेक्ट होती हैं, तो वो ट्रांसफरेंस है। अगर वाइस वर्सा है, थेरेपिस्ट टू क्लाइंट है, तो उसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। ओके ग्रेट। Now we have a cricket player who could not play an easy ball and gets out without scoring any run and blames the pitch is an expression of dash। एक क्रिकेट प्लेयर है, उनको लगा कि ये बॉल इवन दो इजी थी बट वो आउट हो गए बिना किसी रन बनाए, तो कहते हैं अरे ये पिच ही खराब है। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग हो रहा है? दिस इज अ वेरी इजी वन। वी नो कि यहाँ पे वो रैशनलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, जस्टिफाई कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि वो हार गए हैं। जैसे अगर कोई एग्जाम अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं कि अरे ये मेरा एग्जाम इसलिए अच्छा नहीं गया क्योंकि पेपर ही बहुत मुश्किल था। शायद ऐसे भी हो कि हमने पढ़ा नहीं हो, बट अगेन वी ट्राई टू रैशनलाइज द सिचुएशन। तो ये क्या है, जस्टिफाई कर रहे हैं बिहेवियर को, तो ये हमारा आंसर है डी। चलिए, नाउ वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? Which of the following techniques is used to measure variations in the activity of ascending reticular activating system और ARAS? ARAS आपका अवेकनेस, अराउजल, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो आपसे पूछ रहे हैं ECG, PET, fMRI और EEG, इसमें से कौन सा होगा? So try to eliminate the options. It is very easy. If you eliminate the options और आपको पता है कि क्या क्या फंक्शन है जो यहाँ पे टेक्निक्स मेंशन है, तो आपको मालूम है ECG जो है, ECG हार्ट के लिए यूज किया जाता है, हार्ट की एक्टिविटी के लिए। पेट स्कैन में क्या करते हैं, आपका जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म होता है उसको मेजर किया जाता है। फंक्शनल MRI में मैप करते हैं हम ब्लड के फ्लो को, ऑफकोर्स ब्रेन में।
हाउएवर EEG में हम इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करते हैं और इसी के अंदर आ जाता है आपका ARAS, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ओके, सो दैट इज वाई हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर, हमारा आंसर यहाँ पे होगा EEG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग दी नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें से नेगेटिव सिम्टम है। सो यू हैव टू रीड आउट द ऑप्शंस एंड देन गो अहेड विद द आंसर। तो यहाँ पे दो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि पहली नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। जब हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें माइनस हो रही हैं, इस तरीके से आप याद रखिए। पॉजिटिव सिम्टम्स में कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की, तो जैसे लैक ऑफ इफेक्ट इन सिचुएशन, ए मोटिवेशन या पुअर मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, ये सब चीज़ें माइनस हो रही हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ विल, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ये सारी चीजें माइनस हो रही हैं, राइट, एब्सोल्युटली। विजुअल हैलुसिनेशन, ये ऐड हो रहा है। डिल्यूजन्स, अलग अलग टाइप के डिल्यूजन्स, ये भी अगेन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ऑडिटरी हैलुसिनेशन, persecution, disorganized thinking, again it is getting added on to the individual. So यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा B and C because they are asking about negative symptoms. पॉजिटिव पूछते तो A and D होता, right? So the correct answer will be B and C. Okay? Next we have proximo, distal direction of development, explains the nature of development from dash. आपसे पूछ रहे हैं जब प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की तो वो कहाँ से होती है। टॉप टू बॉटम, इंटरनल ऑर्गन्स टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सेंटर टू पेरिफेरी और सेंसरी ऑर्गन्स टू मोटर ऑर्गन्स। बताइए, जब हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की, ये पता है कहाँ से होती है आपको, ये होती है सेंटर से एंड देन वो पेरिफेरी में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्फेंट्स होते हैं तो पहले वो अपने शोल्डर्स को, आर्म्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर वो फिंगर डेक्सटेरिटी के टूवर्ड्स मूव करते हैं, हैंड कंट्रोलिंग, ये बाद में आती है। तो दिस इज व्हाट दे आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, दैट इज व्हाई वी से कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में आ जाता है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट है उसी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट या प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो विच ब्रिंग्स अस टू आवर आंसर C. Okay, we have which of the following theories are related to work motivation? We have done this also. ये हमने टॉपिक्स जो करे हैं उसमें हमने ये सब कवर करा है। So these are the PYQs. आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए, वर्क मोटिवेशन की बात हो रही है तो मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी आएगी, बिल्कुल आएगी। इसमें वो फैक्टर्स की बात करी जाती है जो आपको हेल्प करते हैं मोटिवेट करने के लिए, और डिससैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर बात करी जाती है। देन वी हैव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो व्रूम के द्वारा दी गई है, और ERG थ्योरी, एल्डेफर की ERG थ्योरी जो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड्स की बात करती है। बट ट्रेड थ्योरी जो है वो वर्क मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू वर्क मोटिवेशन। ओके, so which brings us to our answer what? Which brings us to our answer C, that is trade theory. Okay, I hope it is clear. चलिए, also in this it is no satisfaction, not dissatisfaction. उन्होंने बोला था कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमको कुछ ऐसा एड ऑन नहीं करते बट हमको हेल्प करते हैं कि एक इंडिविजुअल कंपनी ना छोड़े। एक होते हैं मोटिवेटिंग और एक होते हैं जो हमको बेसिकली डिसाइड कि वो नो सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में आ जाता है। दे जनरली डोंट यूज द वर्ड डिससैटिस्फैक्शन, जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट। ओके, ग्रेट। Then we have what? Test developers use reverse coding of certain items in a scale to offset the effect of what? ये आपने भी करा होगा अगर आप प्रैक्टिकल्स करे हैं, अगर आपने कॉलेज में, तो आपने देखा होगा कि बहुत बारी स्केल्स की रिवर्स कोडिंग होती है, फिर हमको उसको सही से कोड करना होता है, कोड निकालना होता है, राइट?
So this is what? This is basically to rule out the effect of what? Is it social desirability, acquiescence, faking or random responding? बताइए. What will be the answer over here? So क्लियरली यहाँ पे आपको पता है बहुत बारी लोग यस 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 रिस्पॉन्स करते चले जाते हैं एक ही फ्लो में. तो उसको हम उस पर्टिकुलर इफेक्ट को हटाना चाहते हैं, ऑफसेट करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्विसेंस, टेंडेंसी टू अग्री विद द रिस्पॉन्स. तो इससे क्या होता है, हम कोडिंग इस तरह करते हैं ताकि हम जज कर पाएं कि क्या उन्होंने सही से आंसर किया है या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट किया है. ओके, अकॉर्डिंग टू बैंड्रा's theory of personality, which of the following is the most important person variables in determining personality? This is a bonus question, very easy. Self-efficacy, self-concept, self-esteem और self-determination. तो self-determination थ्योरी जो है आपकी रायन एंड डीसी की है. Self-esteem is not relevant over here. Self-concept की बात किसने करी थी? कार्ल रॉजर्स ने करी थी. Real self, ideal self, right? Which brings us to our answer A, that is self-efficacy. According to Bandura, उनकी जो पर्सनालिटी की थ्योरी है उसमें उन्होंने बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण पर्सन वेरिएबल जो है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है वो क्या है, वो है सेल्फ एफिकेसी. देन वी हैव व्हाट, ओके, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से हमारे पास क्वेश्चन है. पूछ रहे हैं कि व्हेन अ पर्सन और एनिमल receives reinforcement based on varying amount of time, इसको हम क्या कहेंगे? टाइम की बात हो रही है तो क्लियरली हमको पता है ये इंटरवल में आ जाएगा, राइट? और वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम है तो ये क्या होगा हमारा आंसर? वेरिएबल इंटरवल, राइट? वेरिएबल इंटरवल हमारा आंसर होगा. यहाँ पे अगर फिक्स्ड होता तो हमारा आंसर फिक्स्ड इंटरवल होता, बट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इट इज ऑलवेज इंटरवल. अगर रिस्पॉन्स होता तो हमारा रेशो के टर्म्स में हम आंसर करते. ये हमने शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट करा है. वी हैव डन दिस अर्लियर एज वेल. ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच परसेप्शन दैट हैज मीनिंग. ये देखिए, ये रहा आपका कीवर्ड. आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा स्पीच परसेप्शन का जो यूनिट होता है उसको क्या कहा जाता है? इज इट मॉर्फीम, सिंटैक्स, सेमांटिक्स और फोनीम? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच जिसका मीनिंग होता है तो वो क्या होगा? वो होगा आपका मॉर्फीम. अगर बोलते कि मीनिंग नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच केवल आपसे पूछा जाता तब आपका आंसर होता फोनीम. प्लीज पे अटेंशन टू द differences. It is a very slight difference, but we have to remember कि जब meaning की बात हो रही है, smallest unit of speech with meaning it is morpheme, without meaning it is phoneme. Syntax, grammatical rules वगैरह होते हैं और semantics is always in terms of meaning. I have written it here. हाँ, चलो. This is the answer और ये आपकी brief explanation भी है of the other concepts. Okay, great. Now we have question number 14. ये आपसे पूछ रहे हैं which technique allows researchers to conduct an integrative statistical analysis of multiple independent studies addressing the same question. Is it meta-analysis, correlational analysis, regression analysis और bootstrapping? तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? यहाँ पे हमारा आंसर होगा मेटा-एनालिसिस. कोरिलेशनल एनालिसिस इज नॉट रेलेवेंट ओवर हियर. यहाँ पे हम कोई कोरिलेशन नहीं निकाल रहे हैं और ना ही रिग्रेशन निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन. बूटस्ट्रैपिंग आपका नहीं है, वो सैम्पलिंग के टर्म्स में यूज होता है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टडीज जो सेम क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हैं उनका इंटीग्रेटिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं. ये किस में होता है? ये होता है आपका मेटा एनालिसिस में. ओके, अब क्वेश्चन है ऑन गार्डनर्स थ्योरी. Which of the following components of Gardner's theory of multiple intelligence are included below? बताइए उनकी थ्योरी में कौन से components included हैं? लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस और इनसाइट. कौन सा इंक्लूड होगा इसमें? ये मैंने मिक्स रखा है ऑफ MCQs एंड MSQs.
यस, इट इज लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक एंड स्पेशियल, ये तीनों ही इंक्लूड होती हैं गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इनसाइट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, इनसाइट इज नॉट अ रेलिवेंट ऑप्शन ओवर हियर। तो ये है हमारा ए, बी एंड सी करेक्ट। अब क्या है, अब है मैस्लो की थ्योरी का क्वेश्चन। आपसे पूछ रहे हैं कि which of the following needs slash motives are included or proposed by Abraham Maslow? Deficit needs, meta needs, self actualization needs और need achievement। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा इंक्लूड है या फिर प्रपोज किया गया है मैस्लो के द्वारा। सो वी नो डेफिसिट नीड्स उन्होंने बोली थी, डी नीड्स, फिर मेटा नीड्स और बीइंग नीड्स। Self actualization needs of course is included in Maslow's theory। नीड अचीवमेंट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, नीड अचीवमेंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं, ए, बी एंड सी करेक्ट। ओके, अब हमारा 17th क्वेश्चन है। वी हैव टोटल 20 क्वेश्चन, हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे अभी। तो आपका 17th क्वेश्चन है कि यूजिंग आर्काइवल एनालिसिस साइंटिस्ट डिस्क्राइब अ कल्चर बाय डैश। किस तरीके से साइंटिस्ट जब आर्काइवल एनालिसिस करते हैं किस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर को। तो आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि आर्काइवल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं, जैसे मैगजीन्स, डायरीज, न्यूज़पेपर्स, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं और एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक मैगजीन्स, डायरीज एंड न्यूज़पेपर्स। ये सैम्पल का कुछ इससे रिलेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक की ये डेफिनेशन है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर को, दैट इज नॉट करेक्ट। और कंपेयरिंग इज नॉट रेलिवेंट ओवर हियर। आर्काइवल एनालिसिस में हम आर्काइव्स को एनालाइज करते हैं। ओके, सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। देन वी हैव व्हाट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? Is it distributive justice? Is it procedural justice? Is it interactional justice or informational justice? क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे, कीवर्ड्स को समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो इट इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर यहाँ पे बोलते प्रोसेस, तो प्रोसेस की अगर बात करी जाती तो होता प्रोसीजरल। फिर अगर आपसे बोलते कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी गई कि किस तरीके से डिसीजन आया, तो वो किस में आता, वो आपका इंटरैक्शनल जस्टिस में आया कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, क्या उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, नहीं करी जा रही है। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। I hope it is clear because we have done this earlier as well. Okay? चलिए, now let's move on to our second last question. Second last question क्या है? It is the role of culture and scaffolding are emphasized in dash. आपको पता है scaffolding मतलब hand holding होता है। अगर हम इस particular theory की बात करें तो इसमें कुछ कुछ concepts relate किए जा सकते हैं। But before that, let's talk about the correct answer. सबसे पहले आता है इसमें वाइगोत्स्की की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, एटकिंसन की थ्योरी या फिर कैमलॉफ स्मिथ की थ्योरी। तो क्लियरली ये कीवर्ड है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की ने ही करी थी। स्कैफोल्डिंग मींस हैंड होल्डिंग, कितना एक बच्चा खुद से कर सकता है और फिर उसको थोड़ा सा गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज हैंड होल्डिंग। यहाँ पे MKO का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स। ऑफ कोर्स वी हैव स्कैफोल्डिंग, we have ZPD, that is zone of proximal development। तो ये क्या है, ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो
वाइगॉत्स्की ने जिसकी बात करी थी, इनका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था सोशल इंटरैक्शन और कल्चर पे. He emphasized strongly on culture as well as social interaction, and thus these all concepts were given by who? Were given by Vygotsky himself. Okay, now we have what? Last question क्या है? So let's see what is the last question for the day. So when we are talking about the last question, ये कह रहे हैं which of the following is / are related to reliability. Reliability के टर्म्स में आपसे पूछा जा रहा है. Let's have a look at the options. हम हर ऑप्शन को पढ़ेंगे. क्या है? A test is administered to same set of people in 2 different occasions. दूसरा कह रहा है a test administered once is scored by 2 or more than 2 evaluators. Okay. A test administered once is scored by splitting it into 2 equal halves. ठीक है. Last says a test measures what it intends to measure. आप देख रहे होंगे यहाँ पे clearly they have defined the concepts. Test measures what it intends to measure is clearly the definition of validity. और ये ऊपर जो पहले 3 ऑप्शंस हैं ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी हैं. This is clearly validity. और पहले की 3 क्या है? पहले की 3 है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी. द फर्स्ट वन इज योर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, कि सेम सेट ऑफ पीपल पे 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे किया गया टेस्ट. इवैल्यूएटर्स के टर्म में बात हो रही है. इंटर रेट रिलायबिलिटी है. स्प्लिट कर रहे हैं 2 इक्वल हाफ्स में. ये क्या है? क्लियरली इट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. एंड लास्ट में आपका क्या है? वैलिडिटी. तो रिलायबिलिटी से कौन सा रिलेटेड है? ए, बी एंड सी. जो डी है वो रिलेट नहीं है क्योंकि वो क्लियरली वो वैलिडिटी की डेफिनेशन है. तो ये देखिए इस तरीके से गेट में आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट किया जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स. आई होप आपको ये जो PYQs की हमने क्विक प्रैक्टिस करा, क्विक रिविजन करा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा in terms of boosting your preparation. So stay tuned for another class on PYQs. And अगर आपको कुछ भी query है, कुछ भी doubt है, you can ask in the comment section below, and I will see you in our next YouTube session. Till then, take good care of yourself. अपनी physical health, mental health दोनों का ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलूंगी हमारे next YouTube session में. Bye everyone, take care.